जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूथ बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कशन में उत्सर्जन के पहले पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यूथ बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कशन में परिवहन को खत्म करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग उत्सर्जन की शुरुआत करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गुर्दे, दूसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय और चौथा ऑप्शन है मूत्रमार्ग। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है मेरे मित्र, ध्यान में रखना। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि आपके शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसका कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, आप क्या कहेंगे कि उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का काम होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके शरीर में हो रही विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान कुछ ऐसे भी पदार्थ बन जाते हैं जिसका आपके शरीर के द्वारा कोई यूज नहीं होता है, और ये क्या कहलाता है? तो सर ये अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में वेस्ट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वेस्ट मटेरियल कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? तो सर वेस्ट मटेरियल है, जिसका आपके शरीर में कोई यूज नहीं होता है। और सर ये उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र के सहारे शरीर से बाहर चला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि उत्सर्जन तंत्र का यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन किसको बोला जाता है? तो सर ब्रिक को बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो सर इसको इंग्लिश में हम लोग किडनी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो मूत्रवाहिनी होता है, जो मूत्रवाहिनी होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। और फिर जो मूत्राशय होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यूरिनरी ब्लैडर। और फिर जो मूत्रमार्ग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ये सारे मिलकर के क्या करते हैं? तो सर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं सर? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, आप सभी कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है गुर्दा, ये तो हमारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है मूत्रवाहिनी, आप कहेंगे सर ये भी हिस्सा है। जबकि आपका तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय, आप सभी कहेंगे सर ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो किसका हिस्सा है? तो सर गर्भाशय, यूटेरस जो है वो आपके प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। जबकि आपका चौथा ऑप्शन है मूत्रमार्ग, आप कहेंगे सर ये भी हमारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी चलो आंसर की बात तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ये बताओ कि हमारे बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ है, इस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, साथ ही साथ अमोनिया होता है। साथ ही साथ क्या होता है सर? अमोनिया होता है। और क्या होता है सर? यूरिया होता है। और क्या रहता है सर? यूरिक अम्ल रहता है। और क्या रहता है सर? यूरिक अम्ल रहता है। यानी कि विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के बाद आपके शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो वेस्ट मटेरियल क्या रहता है? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अमोनिया रहता है, यूरिया रहता है, या फिर यूरिक अम्ल रहता है। ध्यान में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल भी कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त आपके शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही होती है,
जिस वक्त आपके शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही होती है उसी वक्त आपके शरीर में एक और प्रक्रिया हो रही होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर जल संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जल संतुलन कहते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो आपके बॉडी में जिस प्रक्रिया के थ्रू लवण और जल दोनों का संतुलन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है सर? जल संतुलन कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, तो सर इसी को परासरण नियमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण नियमन कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि शरीर के द्वारा लवण और जल को संतुलित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। हिंदी में जल संतुलन या फिर परासरण नियमन कहलाती है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों क्या होता है आपके शरीर में साथ साथ होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर चलो ये तो हम लोगों के बॉडी की बात हो गई, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमीबा के शरीर से उत्सर्जन की प्रक्रिया कहां से होती है, तो ध्यान में रखेंगे कि अमीबा के शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया, अमीबा के शरीर में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो विसरण के थ्रू होता है, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। और कहां से होता है, तो सर इसके शरीर के सतह प्लाज्मा लेमा से होता है। कहां से होता है, तो सर अमीबा का जो शरीर का सरफेस होता है उसके प्लाज्मा लेमा से होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका खास ख्याल रखेंगे कि अमीबा में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो कहां से होता है, तो सर प्लाज्मा लेमा से होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कोलोमनर एपिथेलियम, दूसरा ऑप्शन है पैरेन्काइमा, तीसरा ऑप्शन है क्यूबोइडियल एपिथेलियम और चौथा ऑप्शन है स्क्वेमस एपिथेलियम। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। आप सभी कहेंगे कि सर गुर्दे की नलिका को समझाने से पहले हमको ये बताओ कि गुर्दा क्या होता है। ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर किडनी कहते हैं। और मेरे मित्र किडनी के बारे में आप कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखिएगा। और वो बेसिक बातें क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो किडनी होता है वो कितना होता है सर, तो एक जोड़ा होता है, यानी कि 2 होता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके बॉडी में कितनी किडनी है, आप क्या कहेंगे कि सर 1 जोड़ा किडनी है, या फिर कह सकते हैं 2 है। साथ ही ध्यान में रखिएगा जो किडनी होता है वो कैसा होता है, तो सर ठोस होता है और गहरे भूरे लाल रंग का होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि किडनी का कलर कैसा होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर किडनी का कलर गहरे भूरे लाल रंग का होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि किडनी का जो शेप होता है वो किसके जैसा होता है, तो सर सेम के बीज के जैसा होता है। और मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप सभी इसको आराम से याद रख सको कि किडनी का शेप क्या होता है सर, तो सेम के बीज जैसा होता है। साथ ही सबसे अहम चीज ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बायां किडनी है, जो आपका बायां किडनी है वो क्या होता है सर, तो दाएं किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस चीज को भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर होता है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लेफ्ट किडनी है वो आपके राइट किडनी से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि किडनी के 2 भाग होते हैं जिसको हम लोग बाहरी सतह और भीतरी सतह के नाम से जानते हैं। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किडनी का जो बाहरी सतह होता है वो कैसा होता है। ध्यान में रखिएगा कि किडनी का बाहरी सतह उन्नतोदर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, कॉन्वेक्स कहते हैं। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी का बाहरी सतह कैसा होता है, आप कहेंगे उन्नतोदर होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि किडनी का जो भीतरी सतह होता है वो कैसा होता है सर, नतोदर होता है, यानी कि कॉनकेव होता है। कैसा होता है सर, कॉनकेव होता है। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि किडनी का भीतरी सतह ही क्या कहलाता है, तो सर किडनी का भीतरी सतह ही हाइलेम कहलाता है। क्या कहलाता है सर, हाइलेम कहलाता है। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हाइलम कहलाता है, आप क्या कहेंगे, किडनी का भीतरी सतह। और ध्यान में रखिएगा कि आपकी किडनी में क्या होता है सर, कि लंबी कुंडलित असंख्य संरचनाएं पाई जाती है और उसी को क्या बोला जाता है सर, उसी को नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में वृक्क नलिका या फिर क्या कहते हैं सर, या फिर वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्काणु, या फिर हम लोग गुर्दे की नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दे की नलिका कहते हैं। यानी कि गुर्दे की नलिका कहाँ पे उपस्थित होगा, तो आप कहेंगे सर
गुर्दे में उपस्थित होगा और इसी को क्या कहा जाता है, तो सर नेफ्रॉन कहा जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि नेफ्रॉन की जो परत होती है, नेफ्रॉन की जो परत होती है ये किस ऊतक से बना होता है, आप सभी कहेंगे कि सर नेफ्रॉन की जो परत होती है ये क्यूबॉइडियल, ये आपका क्यूबॉइडियल एपिथेलियम से बना होता है। किससे बना होता है, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम से बना होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश गुर्दे की नलिका के परत में मौजूद होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो गुर्दे की नलिका में क्या होता है, मौजूद होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा कि हम सभी क्या कहते हैं कि सर एनिमल हो या फिर प्लांट हो, दोनों किससे मिलके बने होते हैं, तो आप कहते हैं सर सेल से मिलके बने होते हैं। और सेल का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उत्तक कहते हैं। यानी कि आपके बॉडी में जो ऑर्गेन होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, तो सर उत्तक से मिलके बने होते हैं, टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और ये टिश्यू आपका प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। और प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कहते हैं। और एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं, तो सर एनिमल टिश्यू कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो पैरेन्काइमा दिया हुआ है वो क्या है, आप सभी कहेंगे सर प्लांट टिश्यू है। और साथ ही आपके पहले ऑप्शन में जो दिया हुआ है कोलमनर एपिथेलियम, और तीसरे ऑप्शन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और चौथे ऑप्शन में स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सब क्या है, तो सर जंतु उत्तक के जो उपकला उत्तक होते हैं उसके प्रकार हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो एनिमल में टिश्यू पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और ये आपका कौन कौन सा होता है, तो अगर आपको न याद रहे तो ऐसे बस याद रख सकते हैं, उपसंयोजी पेशी तंत्र। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे कि जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, आप कहेंगे जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कौन कौन सा, तो उपसंयोजी पेशी तंत्र। उप से आप क्या याद रखेंगे, उपकला उत्तक याद रखेंगे। संयोजी से आप संयोजी उत्तक याद रखेंगे। पेशी से आप पेशी उत्तक याद रखेंगे। तंत्र से आप तंत्रिका उत्तक याद रखेंगे। और ध्यान में रखिएगा ये जो आपका उपकला उत्तक है इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सर इसी को इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और जो आपके ऑप्शन में कोलमनर एपिथेलियल या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम और साथ ही साथ जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिया हुआ है, ये सब के सब क्या हैं सर, तो उपकला उत्तक के प्रकार हैं। ध्यान में रखेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग हिंदी में घनाकार उपकला उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, घनाकार उपकला उत्तक कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो गुर्दे की नलिका होती है यानी कि जो नेफ्रॉन होती है उसके परत में कौन सा उत्तक मौजूद होता है, आप कहेंगे घनाकार उपकला उत्तक मौजूद होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा ये जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम उत्तक है ये और कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपका श्वेत ग्रंथि है, जो आपका श्वेत ग्रंथि है और साथ ही साथ जो लार ग्रंथि है वहां भी क्या पाए जाते हैं, तो सर यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मानवों में बिरकानुओं का कार्य निम्न में से क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पोषण, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है परिवहन, चौथा ऑप्शन है श्वसन। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में बिरकानुओं का कार्य क्या है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि बिरकानुओं को ही क्या बोला जाता है, तो सर इसी को नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि सर ये किडनी में होता है और इसीलिए इसका काम उत्सर्जन का होता है यानी कि एक्सक्रीशन का होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका नेफ्रॉन है इसको और क्या बोला जाता है, तो सर नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। आप इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कि नेफ्रॉन को किडनी का यानी कि ब्रिक का, नेफ्रॉन को ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। तो आप इस चीज का गांठ बांध लेंगे, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा कि संरचनात्मक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रक्चरल कहते हैं। और क्रियात्मक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, आप कहेंगे नेफ्रॉन कहलाता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक ब्रिक में कुल नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है। प्रत्येक ब्रिक में कुल नेफ्रॉन की संख्या
कुल नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? आप सभी याद रखेंगे कि सर 1,30,000 के आसपास होती है। कितनी होती है? तो सर 1,30,000 के आसपास होती है। साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित होता है? नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित होता है? मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, नेफ्रो। तो नेफ्रो से आप क्या समझेंगे सर? नेफ्रॉन समझ जाएंगे। और नेफ्रॉन कहाँ पे रहता है? तो सर ये ब्रिक में रहता है, यानी कि किडनी में रहता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? तो सर अध्ययन होता है। तो जहां भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, आप सभी क्या कहेंगे कि नेफ्रोलॉजी जो है वो ब्रिक के अध्ययन से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? आप कहेंगे ब्रिक के अध्ययन से संबंधित है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में पोषण भी दिया हुआ है, परिवहन भी दिया हुआ है और श्वसन भी दिया हुआ है। नो डाउट आप सभी अब इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रिसेंटली हम सबों ने पहले पोषण को डिस्कस करा था, फिर श्वसन को, और फिर हम लोग परिवहन को, और अब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं सर? उत्सर्जन देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। आपका ऑप्शन है किडनी, दूसरा ऑप्शन है लीवर, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके बॉडी में अमोनिया यूरिया में बदल जाता है किस अंग के सहारे? ध्यान में रखिएगा कि जो अमोनिया की बात की जा रही है सर, ये अमोनिया क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि सर हमारे शरीर में बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है सर? हमारे शरीर में बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है या फिर उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया आपका किस में बदल जाता है? तो सर यूरिया में बदल जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अमोनिया यूरिया में बदलता है ये किसके सहारे बदलता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अमोनिया जो है यूरिया में यकृत के सहारे बदल जाता है। या अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? तो सर यकृत बदल देता है, लीवर बदल देता है। और ध्यान में रखिएगा कि यकृत जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है तो यहाँ पे एक साइकिल होती है, यानी कि चक्र होता है, और उस चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उस चक्र को हम लोग आर्निथिन चक्र कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस चक्र के द्वारा अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाता है? आप कहेंगे आर्निथिन चक्र के द्वारा अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो अमोनिया होता है ये क्या होता है सर? ये ज्यादा हानिकारक होता है। अमोनिया क्या होता है सर? ज्यादा हार्मफुल होता है, जबकि जो यूरिया है सर ये क्या होता है? तो सर कम हानिकारक होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये लेस हार्मफुल होता है। ये क्या होता है सर? लेस हार्मफुल होता है, जबकि जो अमोनिया है ये क्या होता है सर? मोर हार्मफुल होता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। आप कहेंगे सर लीवर बदल देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर हमारे शरीर का तो मेन उत्सर्जी अंग किडनी को बोला जाता है, तो किडनी का काम क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किडनी का प्राइमरी वर्क है मूत्र का उत्पादन करना, ताकि आपके ब्लड में जितने भी अपशिष्ट मटेरियल हैं वो क्या हो सर? मूत्र के सहारे बॉडी से बाहर निकल जाए। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे किडनी यानी ब्रिक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सर किडनी या फिर ब्रिक का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है मूत्र का उत्पादन करना, ताकि ब्लड में जितने भी अपशिष्ट मटेरियल हैं वो क्या हो? शरीर से बाहर निकल जाए। और जो आपका अमोनिया यूरिया में बदल जाता है वो किसके सहारे? आप कहेंगे सर लीवर के सहारे। अमोनिया क्या होता है? तो सर यूरिया से ज्यादा हानिकारक होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आपका जो अमोनिया है ये क्या होता है सर? सरल अणु होता है, जबकि यूरिया जो है ये क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर ये जटिल अणु होता है। तो ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि यूरिया जटिल अणु होते हुए भी कम हानिकारक होता है, जबकि अमोनिया जो है वो सरल अणु होते हुए भी क्या होता है सर? ज्यादा हानिकारक होता है। आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो ठीक है, लेकिन जरा सा ये बताओ कि ये जो यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है तो क्या यकृत उत्सर्जी अंग कहलाएगा? बिल्कुल सर। ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जो उत्सर्जन तंत्र में ऑर्गेन है उसको छोड़ करके भी और भी कुछ उत्सर्जी अंग हैं, और वो उत्सर्जी अंग क्या क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, पहला आपका यकृत हो जाता है, और दूसरा आपका क्या होता है? तो सर दूसरा आपका त्वचा हो जाता है, और तीसरा आपका उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो सर तीसरा जो है वो आपका फेफड़ा होता है। क्या होता है सर? फेफड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो आपके बॉडी में यकृत है, त्वचा है, फेफड़ा है, ये सब भी क्या कहलाते हैं? तो सर उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में अग्नाशय दिया हुआ है। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि पेनक्रियाटिक जूस को क्या बोला जाता है? तो सर पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में बड़ी आंत भी दिया हुआ है, इसी को इंग्लिश में हम लोग
लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि आपके शरीर में जो अपचा भोजन होता है वो कहाँ पे आके स्टोर होता है, तो सर आपके बड़ी आंत में स्टोर होता है और यहीं से ये शरीर से बाहर क्या हो जाता है सर, निष्कासित भी हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है गर्भाशय, दूसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, तीसरा ऑप्शन है गुर्दे की श्रोणी, चौथा ऑप्शन है पित्त नलिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ धकेलती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि सर गुर्दा में होता है। ध्यान में रखिएगा कि किडनी से जो यूरिन है वो किसके सहारे बाहर निकलता है? तो सर मूत्रवाहिनी के सहारे बाहर निकलता है। किसके सहारे बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी के सहारे बाहर निकलता है, यानी कि यूरेटर के थ्रू क्या होता है? बाहर निकलता है। कहाँ से? तो सर गुर्दा से। और ये कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है? तो ध्यान में रखेंगे मूत्रवाहिनी जो है वो मूत्र को ले जाकर के कहाँ पे रख देती है? तो सर मूत्राशय में रख देती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर गुर्दा से जो यूरिन है वो किसके सहारे आता है? यूरेटर के सहारे आता है। और ये क्या होती है? तो सर ये एक मांसल संरचना होती है, यानी कि मांसल नली जैसा संरचना होती है। क्या होती है सर? मांसल ट्यूब जैसा संरचना होती है, जो क्या करती है? यूरिन को कहाँ पे ले आती है? तो सर मूत्राशय में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में ले आती है। और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से यूरिन जो है, यानी कि मूत्राशय से यूरिन जो है वो किसके थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है? आप सभी कहेंगे कि सर मूत्रमार्ग के थ्रू, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है सर? बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी मूत्र का निर्माण किडनी में होता है और किडनी से जो यूरिन है वो मूत्रवाहिनी, यानी कि यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आ जाती है? मूत्राशय में आ जाती है। और मूत्राशय से ये मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, आप सभी क्या कहेंगे कि सर मूत्रवाहिनी वो मांसल संरचनाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से क्या करती है? बाहर धकेलती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि जो मूत्र है इसका पीला रंग होता है वो क्यों होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि मूत्र का पीला रंग जो है इसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के चलते होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित वर्णक किसके चलते सर? यूरोक्रोम के चलते होता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि यूरिन में कितना % आपका क्या होता है? यूरिया होता है। आप कहेंगे सर 2% यूरिया होता है। मूत्र में कितना % यूरिया होता है? आप कहेंगे 2% यूरिया होता है। और साथ ही साथ मूत्र में यूरिक अम्ल कितना % होता है, यानी कि यूरिक एसिड कितना होता है? आप कहेंगे कि सर मूत्र में यूरिक एसिड 0.5% होता है। कितना होता है सर? 0.5% होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 24 आवर में कितना लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 24 आवर में 1.5 लीटर यूरिन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम साइट्रेट। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ने इस चीज़ को सुना भी होगा और गौर भी करा होगा कि कुछ लोगों के किडनी में क्या होता है सर? स्टोन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जिसको हम लोग गुर्दे का पथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दे का पथरी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग किडनी स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? किडनी स्टोन भी कहते हैं। अच्छा, ये किडनी स्टोन क्यों हो जाता है? तो सर गलत खान पान के चलते जब आपके किडनी में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण होना शुरू हो जाता है। गलत खान पान के चलते जब आपके किडनी में
कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो यही कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये किस रूप में बदल जाता है, तो सर पत्थर के रूप में बदल जाता है। और आप सभी इसको क्या कहते हैं सर, किडनी स्टोन कहते हैं या फिर गुर्दे का पथरी कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है, आप सभी क्या कहेंगे सर, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला CaC2O4 होता है। क्या होता है सर, CaC2O4 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जिगर, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है पेट और चौथा ऑप्शन है गुर्दा। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है ये किससे संबंधित होती है, तो सर किडनी से संबंधित होती है। और किडनी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर गुर्दा कहते हैं। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी कहेंगे कि सर ये डायलिसिस होता क्या है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है। डायलिसिस क्या है सर, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के थ्रू क्या किया जाता है, तो सर जब किसी व्यक्ति का किडनी किसी कारण से फेल हो जाता है या सही ढंग से काम नहीं करता है, तब उस व्यक्ति के रक्त के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो सर डायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, डायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो सरल भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि सर किसी व्यक्ति के किडनी फेल होने पर उस व्यक्ति का जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि जो डायलिसिस की प्रक्रिया है ये किसके थ्रू होता है, तो सर डायलिसिस मशीन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डायलिसिस मशीन के थ्रू होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम वृक्क के नाम से कौन जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका डायलिसिस मशीन होता है, जो आपका डायलिसिस मशीन होता है, इसी को क्या बोला जाता है, तो सर कृत्रिम वृक्क बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आर्टिफिशियल किडनी बोला जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आर्टिफिशियल किडनी के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे डायलिसिस मशीन जाना जाता है। क्यों, इसीलिए कि वृक्क का काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना। लेकिन जब आपका किडनी फेल हो जाता है, वृक्क फेल हो जाता है, तब रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो सर डायलिसिस मशीन करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि सर एक टैंक रहता है, यानी कि एक टंकी होता है। डायलिसिस मशीन में क्या होता है, एक टंकी होता है, और इस टंकी को क्या बोला जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर डायलिसिस मशीन में जो टंकी होता है उसको डायलाइजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायलाइजर बोला जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डायलिसिस मशीन की टंकी क्या कहलाती है, आप सभी कहेंगे डायलाइजर कहलाती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस डायलाइजर में क्या भरा हुआ रहता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर इस डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस डायलाइजर में क्या भरा हुआ रहता है, आप सभी कहेंगे कि सर इस डायलाइजर में डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो डायलिसिस की प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है डायलिसिस किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। किसके थ्रू होता है, तो सर मशीन के थ्रू होता है। मशीन को क्या बोला जाता है, कृत्रिम वृक्क बोला जाता है। और इसमें जो टंकी होता है इसको क्या बोला जाता है, डायलाइजर बोला जाता है, जिसमें क्या भरा हुआ रहता है, डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पाचन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है प्रसार। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले ये बताओ कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो सर इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम ही है। जब भी हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो सीधे शब्दों में क्या कहते हैं, सर सीधे शब्दों में कहते हैं कि उच्च दाब पर रक्त को फिल्टर करना,
उच्च दाब पर रक्त को क्या करना, फिल्टर करना, क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। आप सभी क्या कह रहे हैं कि सर उच्च दाब पर रक्त को फिल्टर करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये जो रक्त को फिल्टर करने की प्रक्रिया है ये किसके द्वारा होगा? आप सभी कहेंगे सर किडनी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? किडनी के द्वारा होगा, तभी ये क्या करेगा, तो सर मूत्र का निर्माण कर पाएगा। मेरे मित्र आप सभी किडनी के बारे में क्या कहते हो कि सर ये जो है ये एक उत्सर्जी अंग है। क्या है सर? उत्सर्जी अंग है, यानी कि जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो किससे संबंधित है? आप सभी कहेंगे सर उत्सर्जन से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किडनी का जो फंक्शन होता है, यानी कि जो किडनी का कार्य है ये कितने स्टेप में पूरा होता है? ध्यान में रखेंगे कि किडनी का कार्य जो है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। और वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो ध्यान में रखेंगे, आपका पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण और तीसरा होता है आपका ट्यूबुलर स्रवण। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो किडनी का फंक्शन होता है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? तो पहला है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? तो सर आपके शरीर में जो विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन सारे अपशिष्ट पदार्थ का फिल्ट्रेशन होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अपशिष्ट पदार्थ को फिल्ट्रेट करने की प्रक्रिया होती है वो आपका कहाँ पे होता है? तो सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता है। साथ ही जब ये अपशिष्ट पदार्थ पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है तब इसका फिर से क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण कहते हैं। और फिर ध्यान में रखिएगा कि जब आप अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर होने के बाद फिर से पुनर्अवशोषित कर लेते हैं, इसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ जो आपके शरीर में यूज होने लायक नहीं होता है उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर ट्यूबुलर स्रवण कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्यूबुलर स्रवण कहलाती है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। आपको ऑप्शन दिया हुआ है अंडकोश, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वास डिफरेंस है, जो वास डिफरेंस है ये डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होकर के बाहर निकलने के लिए एक आम मार्ग बना लेता है। ध्यान में रखिएगा कि वास डिफरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग हिंदी में शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। और ये क्या होता है सर? तो स्पर्म को ले जाने वाला ट्यूब होता है। क्या होता है सर? स्पर्म को ले जाने वाला ट्यूब होता है। मेरे मित्र आप सबों को ये मालूम है कि आपके बॉडी से यूरिन किसके थ्रू बाहर निकलता है? आप कहते हैं सर मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकलता है, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। साथ ही आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर हमारे बॉडी से जो स्पर्म बाहर निकलता है वो भी किसके थ्रू निकलता है? तो सर मूत्र मार्ग के थ्रू ही निकलता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो मूत्र मार्ग होता है ये कहां से जुड़ा हुआ रहता है? तो सर ये मूत्र मार्ग मूत्राशय से जुड़ा हुआ रहता है। कहां से जुड़ा हुआ रहता है? मूत्राशय से, यानी यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब वास डिफरेंस मूत्राशय के साथ आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ेगा तो स्पर्म और यूरिन क्या होगा सर? तब एक ही मार्ग से बाहर आएगा और वो मार्ग हमारा क्या होगा? मूत्र मार्ग होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? मूत्राशय हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में स्पर्म का निर्माण कहां पे होता है? तो सर आपके बॉडी में स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग हिंदी में वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वृषण कहते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जनन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जनन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो आप इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है अंडकोश की थैली में, दूसरा ऑप्शन है मूत्र मार्ग, तीसरा ऑप्शन है लिंग, चौथा ऑप्शन है वृषण। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाती है। आप सभी कहेंगे कि सर मूत्राशय से मूत्र जो है वो मूत्र मार्ग के थ्रू क्या होता है? बाहर आता है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या
हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मूत्र मार्ग जो है वो क्या है, तो सर स्पर्म यानी कि वीर्य और साथ ही साथ मूत्र दोनों को ले जाने वाला एक आपका कॉमन रास्ता है, यानी कि उभय मार्ग है। क्या है सर? उभय मार्ग है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि पुरुष के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? पुरुष के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? आप सभी कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर होती है। और अगर इंच में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर 8 इंच होता है। कितना होता है? 8 इंच होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, महिलाओं के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर होता है। लगभग कितना इंच सर? 1.5 इंच होता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि मनुष्य के मूत्र मार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर लगभग 8 इंच होता है, और जबकि महिलाओं के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, तो सर 4 सेंटीमीटर या फिर आप कह सकते हैं सर 1.5 इंच होता है। कितना होता है? 1.5 इंच होता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अंडकोश की थैली भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, वो थैली जहां पे एग स्टोर होता है उसको क्या बोला जाता है? अंडकोश की थैली बोला जाता है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ब्रीसन भी दिया हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ब्रीसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।